स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसीज के अंदर मिलने वाली कुछ बहुत ही दिलचस्प छोटी छोटी संरचनाओं के बारे में। इन्हें आरबीसी इंक्लूजन्स कहते हैं। जी हाँ। हमारे पास कुछ स्रोत सामग्री है जिसमें एक टेबल और तस्वीरें हैं जो इन अलग अलग इंक्लूजन्स को दिखाती हैं। तो आज हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे कि ये दिखती कैसी हैं, कहाँ मिलती हैं, बोन मैरो में या ब्लड में, और सबसे जरूरी कि ये किन बीमारियों का संकेत हो सकती हैं। बिल्कुल, ये छोटी दिखने वाली चीजें काफी कुछ बता सकती हैं। सही कहा, ये सिर्फ धब्बे नहीं है बल्कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसके अहम सुराग हो सकते हैं। तो चलिए इस सूक्ष्म दुनिया में झांकते हैं और देखते हैं कि ये इंक्लूजन्स हमें क्या कहानी सुनाते हैं। जरूर। देखिए, इनको समझने का एक अच्छा तरीका है ये देखना कि ये मिलती कहाँ है। कुछ मुख्य रूप से बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में दिखती हैं जहाँ खून बनता है। अच्छा। और कुछ हमें पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पर मिलती हैं, यानी जब खून शरीर में घूम रहा होता है उसकी स्लाइड पर। हाँ। तो ये जानना जरूरी है कि कौन सी कहाँ मिलती हैं। इससे उनके बनने और उनके मतलब को समझने में मदद मिलती है। हाँ, ये तरीका सही है। तो फिर बोन मैरो से ही शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में पहला नाम है आयरन ग्रैन्यूल्स या साइडोरोटिक ग्रैन्यूल्स। जी, साइडोरोटिक ग्रैन्यूल्स। तस्वीर में ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे दानों जैसे दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये साइडोरोटिक ग्रैन्यूल ज्यादातर बोन मैरो में जो लाल रक्त कोशिकाएं बन रही होती हैं, जिन्हें एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं, उनमें पाई जाते हैं। ओके। और इनकी सबसे खास बात यह है कि इनमें आयरन होता है, लोहा। आयरन? अच्छा। हाँ। इसीलिए जब हम एक स्पेशल स्टेन इस्तेमाल करते हैं, प्रूशियन ब्लू स्टेन, प्रूशियन ब्लू, हाँ, तो ये ग्रैन्यूल्स नीले रंग के साफ दानों की तरह दिखते हैं। ये असल में फेरिटिन के कण होते हैं जो आयरन को स्टोर करने का एक तरीका है कोशिका में। और इनका मिलना ये किन बीमारियों से जुड़ा है? स्रोत में साइडरोब्लास्टिक एनीमिया लिखा है। सही पकड़ा। साइडोरोटिक ग्रैन्यूल्स का दिखना साइडोरोब्लास्टिक अनीमिया की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। ये एक तरह का अनीमिया है जिसमें शरीर में आयरन तो होता है पर लाल रक्त कोशिकाएं उसे हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती। अच्छा, आयरन है पर काम नहीं आ रहा। बिल्कुल। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे लेड पॉइजनिंग मतलब सीसे की विषाक्तता। हाँ, सुना है इसके बारे में। या फिर माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम जिसे एमडीएस कहते हैं। ये बोन मैरो के कुछ रोग हैं। ओके। और हाँ, बहुत ज्यादा या लंबे समय तक शराब पीना भी एक कारण हो सकता है। अच्छा, अल्कोहल भी? जी हाँ, वो भी बोन मैरो पर असर डालता है। स्रोत में रिंग साइड्रोब्लास्ट्स का भी जिक्र है, ये क्या चीज है? हाँ, रिंग साइड्रोब्लास्ट्स, ये बहुत जरूरी फाइंडिंग है। ये असल में साइडोरोटिक ग्रैन्यूल्स का ही खास पैटर्न है। पैटर्न? कैसा पैटर्न? देखिए, साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया में होता क्या है कि आयरन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जमा होने लगता है। माइटोकॉन्ड्रिया में? अच्छा। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के नाभिक मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं। तो जब प्रूशियन ब्लू स्टेन करते हैं, हाँ, तो ये आयरन से भरे माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के चारों तरफ एक नीले रंग की रिंग या छल्ले जैसा बना देते हैं। ओह, इसीलिए रिंग साइड्रोब्लास्ट। बिल्कुल। और ये रिंग साइड्रोब्लास्ट मिलना साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया के डायग्नोसिस के लिए एक तरह से क्लासिक साइन है। ये पक्का करता है कि आयरन के इस्तेमाल में ही दिक्कत है। ये तो काफी साफ हो गया कि कैसे आयरन एक खास पैटर्न बनाकर बीमारी बता सकता है। तो ये थे बोन मैरो वाले आयरन ग्रैन्यूल्स और रिंग साइड्रोब्लास्ट्स। जी। अब उन पर आते हैं जो आमतौर पर पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पर दिखते हैं। लिस्ट में पहला नाम है हॉवेल जॉली बॉडीज। हाँ, हॉवेल जॉली बॉडीज। तस्वीर में ये लाल कोशिका के अंदर एक अकेली छोटी सी गोल गहरी बैंगनी या नीली बिंदी जैसी दिख रही है। बिल्कुल सही। हॉवेल जॉली बॉडीज जो हैं वो असल में कोशिका के न्यूक्लियस यानी नाभिक के छोटे घने टुकड़े होते हैं। नाभिक के टुकड़े? हाँ, जब लाल रक्त कोशिका बोन मैरो में बड़ी होती है तो उसका न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है, लेकिन कभी कभी उसका एक छोटा सा टुकड़ा पीछे रह जाता है। वही हॉवेल जॉली बॉडी है। अच्छा। और एक बात ध्यान रखने वाली है, इनमें आयरन नहीं होता, ये मुख्य रूप से डीएनए के टुकड़े हैं। अगर ये न्यूक्लियस के टुकड़े हैं तो नॉर्मली ये खून में क्यों नहीं दिखते? हाँ, अच्छा सवाल है। इसका क्रेडिट जाता है हमारी स्प्लीन को, मतलब तिल्ली को। स्प्लीन? जी। स्प्लीन खून के लिए एक फिल्टर का काम करती है। वो पुरानी या खराब लाल रक्त कोशिकाओं को पहचान कर हटा देती है और वो इन हॉवेल जॉली बॉडीज वाली कोशिकाओं को भी पहचान लेती है और खून से साफ कर देती है। इसे स्प्लीन का पिटिंग या कलिंग फंक्शन कहते हैं। अच्छा, तो स्प्लीन एक तरह से सफाई कर्मचारी है खून के लिए। हाँ, कह सकते हैं। तो अगर ये बॉडीज पेरिफेरल स्मीयर में दिख रही हैं, तो इसका मतलब स्प्लीन में कोई गड़बड़ है। बिल्कुल। या तो स्प्लीन है ही नहीं, जैसे ऑपरेशन से निकाल दी गई हो, एस्प्लेनिया। ओके। या फिर स्प्लीन ठीक से काम नहीं कर रही,
फंक्शनल हाइपोस्प्लेनिया। और ये फंक्शनल हाइपोस्प्लीनिया कब होता है? ये कई स्थितियों में हो सकता है, जैसे सिकल सेल रोग में। ओके। उसमें स्प्लीन धीरे धीरे खराब हो जाती है। तो हॉवेल जॉली बॉडीज का दिखना स्प्लीन के फंक्शन के बारे में एक अहम जानकारी देता है। ये तो वाकई दिलचस्प है कि स्प्लीन का इतना महत्वपूर्ण रोल है खून की क्वालिटी बनाए रखने में। चलिए अगले इंक्लूजन पर आते हैं, बेसोफिलिक स्टिपलिंग। जी, बेसोफिलिक स्टिपलिंग। तस्वीर में ये लाल कोशिका में बिखरी हुई कई सारी छोटी बड़ी नीली बिंदियां या दाने जैसे दिख रहे हैं। हॉवेल जॉली बॉडी की तरह एक अकेली नहीं है। सही देखा आपने, बेसोफिलिक स्टिपलिंग अलग है। ये न्यूक्लियस के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि राइबोसोमल आरएनए के जमा हुए कुछ हैं। आरएनए के? अच्छा। हाँ। नॉर्मली कोशिका के बड़े होते होते राइबोसोम खत्म हो जाते हैं, पर कुछ बीमारियों में ये प्रक्रिया ठीक से नहीं होती और आरएनए के ये गुच्छे रह जाते हैं। और इनमें आयरन होता है? नहीं, हॉवेल जॉली बॉडीज की तरह इनमें भी आयरन नहीं होता। ठीक है। और ये किन स्थितियों में ज्यादा दिखते हैं? स्रोत में साइड्रोब्लास्टिक अनीमिया और थैलेसीमिया लिखा है। हाँ, ये कई स्थितियों में मिल सकती हैं, पर खासकर उन बीमारियों में जहां लाल कोशिकाओं का बनना या हीमोग्लोबिन का बनना बिगाड़ जाता है, जैसे थैलेसीमिया हाँ। और साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया। इनमें बोन मैरो में ठीक से कोशिकाएं नहीं बन पाती। और एक और क्लासिक कारण है लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग फिर से? हाँ, क्योंकि लेड एक एंजाइम को ब्लॉक करता है जो आरएनए को तोड़ने के लिए जरूरी है। तो आरएनए जमा हो जाता है और स्टिपलिंग दिखती है। कभी कभी ये दाने महीन होते हैं, कभी मोटे। उससे भी कारण का अंदाजा लग सकता है। तो यहाँ भी ये छोटे निशान हमें प्रोडक्शन लाइन में गड़बड़ी या जहरीले असर के बारे में बता रहे हैं। अब आते हैं पैपेनहाइमर बॉडीज पर। पैपेनहाइमर बॉडीज। तस्वीर में ये अजीब से आकार के छोटे छोटे दानों के गुच्छे जैसे हैं और अक्सर कोशिका के किनारे पर दिख रहे हैं। हाँ, ये दिखने में थोड़े अलग हैं। ये भी नीले दानेदार गुच्छे होते हैं, लेकिन इनकी सबसे जरूरी बात यह है कि इनमें आयरन होता है। ओह, इनमें आयरन होता है। हॉवेल जॉली और बेसोफिलिक स्टिपलिंग में तो नहीं था। बिल्कुल, यही मुख्य अंतर है। ये असल में फेरिटिन वाले लाइसोसोम्स होते हैं जो जमा हो जाते हैं। राइट स्टेन पर नीले दिखते हैं, पर प्रूशियन ब्लू स्टेन से कंफर्म हो जाता है कि इनमें आयरन है। अच्छा, तो आयरन की मौजूदगी इनको बेसोफिलिक स्टिपलिंग से अलग करती है, भले ही दिखने में एक जैसे लगे। हाँ बिल्कुल, इसलिए प्रूशियन ब्लू स्टेन जरूरी हो जाता है कभी कभी। और ये किन स्थितियों से जुड़े हैं? ये भी मुख्य रूप से साइड्रोब्लास्टिक अनीमिया से जुड़े हैं, क्योंकि उसमें आयरन मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होती है। ओके। इसके अलावा स्प्लीनेक्टोमी के बाद, मतलब स्प्लीन निकालने के बाद, और कुछ दूसरी तरह की अनीमिया में भी दिख सकते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे आयरन से जुड़ी समस्याएं जैसे साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया अलग अलग इंक्लूजन्स, आयरन ग्रैन्यूल्स, पैपेनहाइमर बॉडीज के रूप में दिख सकती हैं, वो भी अलग अलग जगह, बोन मैरो, पेरिफेरल ब्लड। जी हाँ, शरीर के संकेत देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब हम आखिरी वाले पर आते हैं, हाइंस बॉडीज। स्रोत कहता है कि ये नॉर्मल स्टेन में दिखती नहीं और कोशिका की झिल्ली के अंदर चिपके हुए अजीब से गुच्छे होते हैं। हाँ, हाइंस बॉडीज काफी अलग हैं। ये असल में खराब हुआ, मतलब डीनेचर हुआ और जमा हुआ हीमोग्लोबिन है। खराब हीमोग्लोबिन? हाँ, जब लाल कोशिका पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है तो हीमोग्लोबिन अणु डैमेज होकर अपनी शक्ल खो देते हैं और आपस में जुड़कर ये गुच्छे बना लेते हैं। अच्छा। और क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से बने हैं तो इनमें आयरन होता है, लेकिन जैसा आपने कहा, ये रूटीन स्टेन जैसे राइट स्टेन पर नहीं दिखते। तो फिर इन्हें देखते कैसे हैं? इनके लिए एक स्पेशल स्टेन चाहिए होता है, सुप्रावाइटल स्टेन, जैसे क्रिस्टल वॉयलेट या मिथाइलिन ब्लू। सुप्रावाइटल स्टेन, ओके। ये ताजी बिना फिक्स की हुई कोशिकाओं पर किया जाता है। तब ये हाइंस बॉडीज झिल्ली से चिपके हुए छोटे गहरे बैंगनी या नीले पिंडों जैसे दिखते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और खराब हीमोग्लोबिन, तो ये किन स्थितियों में ज्यादा मिलते हैं? स्रोत में G6PD डिफिशियंसी लिखा है। बिल्कुल सही। हाइंस बॉडीज का मेन कनेक्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस यानी G6PD की कमी से है। G6PD डेफिशिएंसी, हाँ। G6PD एक एंजाइम है जो लाल कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। जब इसकी कमी होती है तो कुछ दवाएं या इन्फेक्शंस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, हीमोग्लोबिन खराब होता है और हाइंस बॉडीज बन जाती हैं। ये कुछ अस्थिर हीमोग्लोबिन वाली बीमारियों और कुछ थैलेसीमिया में भी मिल सकती हैं। और यहाँ एक और मजेदार बात है। हाँ? जब ये हाइंस बॉडीज वाली कोशिकाएं स्प्लीन से गुजरती हैं तो स्प्लीन के मैक्रोफाजेस इन सख्त गुच्छों को कोशिका से नोचकर निकालने की कोशिश करते हैं। नोचकर? हाँ, एक तरह से। इस कोशिश में वो कोशिका की झिल्ली का एक हिस्सा हाइंस बॉडी के साथ काट लेते हैं। अच्छा। तो जो कोशिका बचती है वो ऐसी दिखती है जैसे उसमें से किसी ने टुकड़ा खा लिया हो, जैसे किसी ने बाइट ले ली हो।
इसीलिए बाइट सेल्स। बिल्कुल, इन्हें बाइट सेल्स या डेग्मासाइट्स कहते हैं। तो बाइट सेल्स का दिखना भी हाइंस बॉडीज और ऑक्सीडेटिव डैमेज का एक इनडायरेक्ट सबूत है। बाइट सेल्स नाम और प्रोसेस दोनों ही कितने विविड हैं। ये फिर दिखाता है कि स्प्लीन कैसे खून साफ करने की कोशिश करती है और इस चक्कर में खुद भी कोशिकाओं पर निशान छोड़ सकती है। जी हाँ। तो हमने बोन मैरो और पेरिफेरल स्मीयर में मिलने वाले कई जरूरी इंक्लूजन्स पर बात की। आयरन ग्रैन्यूल्स, हॉवेल जॉली बॉडीज, बेसोफिलिक स्टिपलिंग, पेपेनहाइमर्स बॉडीज और हाइंस बॉडीज। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो इन अलग अलग इंक्लूजन्स को पहचानना और ढूंढना मेडिकली इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इनका महत्व बहुत ज्यादा है। ये खून या बोन मैरो की जांच में मिलने वाले बहुत कीमती विजुअल क्लूज हैं। मतलब आंखों देखे सुराग। ये हमें सीधे सीधे लाल कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया, उनके काम, हीमोग्लोबिन की बनावट या उसकी स्थिरता, आयरन के मेटाबॉलिज्म या फिर स्प्लीन के फंक्शन में चल रही गड़बड़ियों की तरफ इशारा करते हैं। सही बात है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि डायग्नोसिस बनाने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। जैसे हमने देखा, हॉवेल जॉली बॉडीज स्प्लीन के बारे में बताती हैं। हाँ। रिंग साइड्रोब्लास्ट सीधे साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया बताते हैं। हाइंस बॉडीज G6PD की कमी की तरफ इशारा करती हैं। बेसोफिलिक स्टिपलिंग थैलेसीमिया या लेड पॉइजनिंग का संकेत दे सकती हैं। तो इनकी सही पहचान, मतलब वो कैसे दिखते हैं, उनका आकार, संख्या, कोशिका में कहाँ है, उनमें आयरन है या नहीं, कौन सा स्टेन चाहिए, ये सब जानना हमें सही दिशा में सोचने और आगे कौन से टेस्ट कराने हैं ये तय करने में मदद करता है। ये अक्सर बीमारी की पहेली के जरूरी टुकड़े होते हैं। बिल्कुल, सही इलाज के लिए सही डायग्नोसिस जरूरी है। हाँ, और ये सूक्ष्म चीजें मरीज के इलाज पर बड़ा असर डाल सकती हैं। ये एकदम सही है। ये छोटे निशान वाकई बड़ी कहानी बताते हैं। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने लाल रक्त कोशिकाओं के कई महत्वपूर्ण इंक्लूजन्स देखे। बोन मैरो में आयरन ग्रैन्यूल्स और रिंग साइड्रोब्लास्ट्स जी, और पेरिफेरल स्मीयर में हॉवेल जॉली बॉडीज जो न्यूक्लियस के टिकड़े हैं, आयरन नहीं होता, स्प्लीन से जुड़े हैं। बेसोफिलिक स्टिपलिंग जो आरएनए के अवशेष है, आयरन नहीं होता, प्रोडक्शन की दिक्कत से जुड़े हैं। हाँ। पेपेनहाइमर बॉडीज जिनमें आयरन होता है, साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया से जुड़े हैं। और हाइंस बॉडीज जो खराब हीमोग्लोबिन है, आयरन होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जुड़े हैं और स्पेशल स्टेन चाहिए। बिल्कुल सही सारांश है। हमने समझा कि इन्हें कैसे पहचाने और ये किन बीमारियों से जुड़े हैं। ये सारी बातचीत एक और दिलचस्प सवाल उठाती है। हाँ, हमने देखा कि स्प्लीन कैसे हॉवेल जॉली बॉडीज या हाइंस बॉडीज जैसे साफ दिखने वाले इंक्लूजन्स वाली कोशिकाओं को हटाती है या बदल देती है, जैसे बाइट सेल्स बना देती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जब स्प्लीन का फंक्शन थोड़ा कम होना शुरू हो, मतलब हल्की कमी हो, तो इन साफ इंक्लूजन्स के दिखने से भी पहले लाल कोशिकाओं में कुछ और बहुत बारीक बदलाव आते हों? अच्छा, जैसे? शायद कोशिका के आकार या शेप में बहुत हल्के बदलाव, या उनकी झिल्ली की बनावट में कोई सूक्ष्म अंतर, या कोई और ऐसे कमजोर संकेत जो हमें स्प्लीन के फंक्शन में शुरुआती गिरावट के बारे में बता सकें। मतलब क्या हम समस्या को और जल्दी पकड़ सकते हैं? हाँ, यही सवाल है। क्या हमें हमेशा इन बड़े साफ दिखने वाले इंक्लूजन्स का ही इंतजार करना चाहिए, या क्या हम और भी ज्यादा ध्यान से देखकर सूक्ष्म संकेतों से बीमारी को पहले पकड़ सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। ये हमें सिखाता है कि माइक्रोस्कोप के नीचे दिखने वाली हर छोटी से छोटी चीज महत्वपूर्ण हो सकती है और हमें हमेशा सतह से आगे देखने की कोशिश करनी चाहिए। आज की इस बहुत ही जानकारी भरी और दिलचस्प बातचीत के लिए धन्यवाद।